भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने ये घोषणा आसनसोल सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद आया है। सवाल है कि पवन सिंह काराकाट में किसका खेल खराब करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की घोषणा कर दी। पवन सिंह ने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैं अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी की 10वीं लिस्ट सामने आने के बाद की, जिस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहले आसनसोल सीट पर पवन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कयासबाजी ये थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल है कि आरा के रहने वाले हैं और आरा से ही टिकट चाहने वाले पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? तो इसको समझने के लिए राजनीतिक हालात और काराकाट सीट पर वोटों के समीकरण को समझना जरूरी है। एक तो काराकाट आरा से बिल्कुल सटा है, दूसरा काराकाट सीट पर वोटों का सामाजिक समीकरण पवन सिंह को सूट करता है, क्योंकि काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के वोटर हैं, दूसरे नंबर पर यादव जाति के वोटर हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडिया अलायंस में सीपीआई-एमएल के पास है। यहाँ मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह के बीच है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संबंध कुशवाहा समाज से है और राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं। मतलब इन दोनों के बीच लवकुश वोटों का बंटवारा संभव है, जबकि अब तक इस सीट पर ना तो कोई मजबूत राजपूत कैंडिडेट है और ना ही यादव। खुद पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी से टकराने के बजाय पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद कितना मिल पाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तो आपने सुन ली खबर कि पवन सिंह काराकाट के चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर काराकाट को ही क्यों चुना? पवन सिंह ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद के चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए खूब प्रचार प्रसार किया। पवन सिंह आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, जो उनकी गृह भूमि है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बना दिया। पवन सिंह ने किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन यह भी जाहिर कर दिया कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा और बलिया में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। पवन सिंह को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें किसी और सीट से जरूर चुनाव लड़वाएगी, लेकिन बीजेपी की 10वीं लिस्ट में बलिया से नीरज शेखर और आसनसोल से एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान हो गया है। यानी अब पवन सिंह के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन पवन सिंह बीजेपी और आरजेडी से टकराहट भी नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि पवन सिंह ने आरा से सटे काराकाट सीट का चुनाव कर दिया। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के पास रखी गई है, जबकि इंडिया अलायंस में काराकाट की सीट माले के खाते में गई है। काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा वोटर्स हैं, उसके बाद यादव और फिर राजपूत वोटर्स हैं। अब तक काराकाट सीट पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार की जीत होती रही है, लेकिन इस बार दोनों ही गठबंधनों ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। यानी कुशवाहा वोटों के बंटने की गुंजाइश ज्यादा है। यही वजह है कि पवन सिंह ने काराकाट सीट का चुनाव कर लिया। हालांकि काराकाट की जनता किसे चुनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें, 18,72,409 पुरुष मतदाता हैं और 97,428 महिला वोटर्स हैं। ट्रांसजेंडर 68 और लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा किस जाति के मतदाता हैं वो भी बता देते हैं।
कुशवाहा जाति के मतदाता सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद यादव है, तीसरे नंबर पर राजपूत जाति के वोटर्स हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए एक वीडियो साझा की, जिसके बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया। बीजेपी ने नवरात्र के दौरान मछली खाने पर सवाल उठाए, साथ ही तेजस्वी यादव को सीजनल सनातनी करार दे दिया। चुनावी मौसम में भागम भाग और रैलियों के बीच फुर्सत वाली तस्वीरें तेजस्वी ने शेयर की हैं। निषाद राज के साथ उड़न खटोले में तेजस्वी बैठकर मछली खा रहे हैं। ये पोस्ट तेजस्वी के मुताबिक 8 तारीख की है, क्योंकि पोस्ट में तेजस्वी ने 8 तारीख लिख दिया है। बताने का मतलब ये कि उन्होंने नवरात्र में मछली नहीं खाई। लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। तेजस्वी की पोस्ट पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग सीजनल सनातनी हैं। इस रिएक्शन के बाद तेजस्वी ने कहा कि मुझे पता था कि बीजेपी वाले यही बात कहेंगे। बीजेपी वालों को मिर्ची लगेगी, इस बात का मुझे पता था। बीजेपी के नेता IQ टेस्ट में फेल हो गए। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। अब कौन पास हुआ और कौन फेल, ये 4 जून का रिजल्ट बताएगा। लेकिन मछली और मछली का कांटा असल मुद्दों से भटकाने में कामयाब रहा। विकास के गले में रोटी और रोजगार की सियासत का कांटा अभी भी फंसा है। जितनी जल्दी हो निकल जाए तो बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मछली पर चुनावी महाभारत को आप भी समझिए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर मछली खाते हुए एक वीडियो को सबसे पहले पोस्ट कर दिया और बिहार की राजनीति में मछली पॉलिटिक्स तेज हो गई। दरअसल नवरात्र में मछली खाने पर बीजेपी हमलावर है। तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो सीजनल सनातनी है। और इसके बाद तेजस्वी ने भी पलटवार कर दिया और ये कह दिया कि ये वीडियो नवरात्र शुरू होने के पहले का है और वो बीजेपी नेताओं का IQ टेस्ट कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि मेरे IQ टेस्ट में बीजेपी फेल हो गई। वैसे चुनाव में छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन सवाल है कि तेजस्वी मछली का टेस्ट ले रहे थे या फिर IQ टेस्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने गया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी की पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने लोगों से बिहार की सभी 40 सीट और देश भर में 400 सीट पार कराने की अपील की है। पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके MP कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं। बिहार के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार प्रहार विरोधियों पर किया। सबसे पहले शाह ने लोगों से बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दिलाने की अपील की। आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें NDA की झोली में डाल दी। अमित शाह ने साफ तौर पर विरोधियों पर, खासकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं पर देश तोड़ने तक का आरोप लगाया।
अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़े करना चाहती है तो आरजेडी के नेता सनातन विरोधी हैं। ये लोग क्या विकास करेंगे? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं। गया सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा और कांग्रेस के साथ ही आरजेडी पर गंभीर आरोप भी जड़ दिए। जाहिर है गर्म होती बिहार की सियासी माहौल में शाह की दहाड़ से राजनीति का पारा और भी गर्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टुकड़े कर दो देश के। और चलिए अब आपको समझा देते हैं कि बिहार में शाह की चुनावी दहाड़ क्या है। लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रसार बेहद तेज हो चुका है क्योंकि अब दिन भी बहुत नजदीक हैं। एनडीए का लक्ष्य बिहार की सभी 40 सीट जीतने का है और यही वजह है कि पीएम सहित एनडीए के बहुत बड़े बड़े नेता बिहार पहुंचकर रैली कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसी क्रम में अमित शाह की गया में रैली हुई। गया की रैली से अमित शाह ने गया और औरंगाबाद के एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोटों की मांग की है। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अमित शाह ने मोदी सरकार के कामों को गिनवाया और शाह ने भरोसा जता दिया कि सरकार बनने पर हर वादा पूरा होगा। भारत दुनिया की तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इसका भी भरोसा दिलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामों को भी जनता को एक बार फिर से गिनवाया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन तमाम वादों और बातों का कितना असर बिहार की जनता पर, गया की जनता पर पड़ता है। महाराष्ट्र के रामटेक में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता झूठ फैला रहे हैं कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि इंडी गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो देश को खंड खंड कर देगा और ऐसे में आपका एक एक वोट उनको सजा देगा। ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले पूरी ताकत से देश के लोगों को बांटने में जुटे हैं। वो जानते हैं कि देश के लोग एकजुट हो गए तो इंडी गठबंधन वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। और आइए अब अपने खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में चलते चलते देख लेते हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास और सियासी गुणागणित। बिहार के सीमांचल इलाके में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। सीमांचल की इन 4 सीटों में सबसे चर्चित लोकसभा सीट है कटिहार। इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी और कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर सहित बीजेपी के प्रमुख नेता निखिल कुमार चौधरी तक कर चुके हैं।
कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कटिहार, कदमा, बलरामपुर, प्राणपुर, मणिहारी और बरारी। करीब 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले कटिहार लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 18,33,009 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 9,54,524 और महिला मतदाता 8,78,455 हैं। थर्ड जेंडर वोटर 30 हैं। कटिहार लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण बिहार की बाकी सीटों से बेहद अलग है। कटिहार लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता 41% हैं, यादव 11% हैं, सवर्ण 8%, वैश्य 16%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 6% हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कटिहार लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला एनडीए और इंडी अलायंस के बीच है। एनडीए की तरफ से जेडीयू के मौजूदा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ताल ठोक रहे हैं, तो कांग्रेस ने एक बार फिर तारिक अनवर पर भरोसा जताया है। कटिहार से 4 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले तारिक अनवर 2019 में जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी से हार गए थे। कटिहार जिला जो कभी उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, अब उद्योग विहीन हो चुका है। कटिहार जिले में 2 जूट मिल, 2 फ्लोर मिल, दिया सलाई की फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री सहित दर्जनों ऐसे कल कारखाने थे जो कटिहार के लिए गर्व का विषय हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर सभी उद्योग बंद हो गए और विस्थापन और पलायन यहाँ की प्रमुख समस्या बन गई। कटिहार की जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसे अपना सांसद चुनती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।